एक साधारण व्यक्ति जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर बनना चाहता था लेकिन कंप्यूटर साइंस में डिग्री लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, जिसे अपनी पहली कंपनी बंद करनी पड़ गई। इन्फोसिस शुरू करने के लिए पत्नी से रुपए उधार लेने पड़े। धनतेरस के दिन जब लोग सोना खरीदते हैं, उन्होंने पत्नी के कंगन गिरवी रख दिए। खुद के बेटे बेटी को ही कंपनी का चेयरमैन नहीं बनाया। शेयर लिस्ट तो हुआ लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं हो पा रहा था, और खुला तो 60% प्रीमियम पर खुला। 3 दिन के लिए जेल भी गए। रोजाना लगभग 13 घंटे काम किया, जो आज भी केवल 3 कमरों के साधारण मकान में रहते हैं, जिनकी पत्नी ने पिछले लगभग 17 से 20 सालों में अपने लिए कोई साड़ी ही नहीं खरीदी। एक आदर्श पुरुष जो फ्लाइट में अपनी बिजनेस क्लास सीट को छोड़कर सामान्य इकोनॉमी क्लास सीट पर ही बैठ गए, जो ब्रिटेन पीएम के ससुर हैं लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जो खैरात में मिलती जिंदगी तो हर शख्स कामयाब होता। ना कदर होती हुनर की, ना ही कोई लाजवाब होता। एन.आर. नारायण मूर्ति का पूरा नाम नागवार रामाराव नारायण मूर्ति था। उनका जन्म 20 अगस्त 1946 को मैसूर के नजदीक गांव सिद्धला घाटा में एक मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनके पिता रामाराव एक टीचर थे। वह कुल 8 भाई बहन थे, जिनमें वह 5वें नंबर पे थे। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैसूर से 1967 यानी 1967 में अपनी इंजीनियरिंग पूरी की, और उसके बाद उनका सिलेक्शन IIT कानपुर में हो गया। यहाँ वह पहले इलेक्ट्रिक इंजीनियर की डिग्री हासिल करने के लिए आए थे, लेकिन एक 15 मिनट की सेमिनार अटेंड करने के बाद, जो कि उनके लिए लाइफ चेंजर थी, नारायण मूर्ति जी को समझ आया कि आने वाला जो भविष्य है वो पूरी तरीके से कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है, जहां किसी भी काम को करने के लिए सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। और इस तरह उन्होंने 1969 में IIT कानपुर से कंप्यूटर साइंस में अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्हें टेलको टिस्को से लगभग 1600-1700 रुपए प्रति महीने की नौकरी का ऑफर भी आया, लेकिन उन्होंने केवल 650 रुपए महीने में IIM अहमदाबाद में एज ए सिस्टम प्रोग्रामर की पोस्ट पर नौकरी ज्वाइन कर ली। इसी जॉब के दौरान उन्होंने भारत के सबसे पहले टाइम शेयरिंग कंप्यूटर पर भी काम किया। उनके हिसाब से IIM में काम करना उनकी लाइफ के सबसे अच्छे डिसीजन में से एक था। उन्होंने यहाँ 1971 तक काम किया। उसके बाद वे जॉब करने के लिए विदेश चले गए। 1973 में उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और अगले 11 महीने दुनिया को घूमने और दुनिया को देखने में बिताए। एक बार बुल्गारिया में घूमने के दौरान वे ट्रेन में एक फ्रेंच कपल के साथ बैठे थे। जब वे लड़की के साथ बात कर रहे थे, उसके बॉयफ्रेंड को लगा कि मूर्ति उनकी गर्लफ्रेंड को छेड़ रहे हैं, तो उन्होंने पुलिस बुलवा ली। उन्हें 3 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा। वहां से आते ही उन्होंने सॉफ्टोनिक्स नाम की सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग कंपनी शुरू की, लेकिन उन्हें अगले 1.5-2 साल में ही इस कंपनी को बंद करना पड़ गया। उस समय तक सुधा मूर्ति जी के साथ उनका प्यार परवान चढ़ चुका था। सुधा मूर्ति जी एक संपन्न परिवार से थी और वह खुद भी फाइनेंशियली स्टेबल और इंडिपेंडेंट थी। सुधा जी के पिताजी का कहना था कि वे अपनी बेटी की शादी नारायण मूर्ति से तभी करवाएंगे जब वह लाइफ में सेटल हो जाएंगे। इस पर उन्होंने पाटने कंप्यूटर सिस्टम नाम की कंपनी में जॉब भी की, और 1978 में वे सुधा जी से शादी के बंधन में बंध गए और एक नॉर्मल लाइफ जीने लग गए। लेकिन वे अपनी बिजनेस लाइफ से सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं हुए थे। 1981 में उन्होंने फिर से एक नई कंपनी शुरू करने का फैसला किया। इस हेतु उन्होंने सुधा जी से 10,000 रुपये उधार लिए और अपने 6 जूनियर्स के साथ पुणे में एक मकान के फ्रंट रूम से इन्फोसिस की शुरुआत की। मूर्ति कहते हैं, उस समय उनके हालात ऐसे थे कि उन्हें एक टेलीफोन कनेक्शन लेने में 1 साल और पहला कंप्यूटर लेने में लगभग 3 साल का समय लग गया था। वे अपने सभी वर्कर्स को हर महीने की 12 तारीख को फिक्स तनख्वाह दे देते थे। 1982 में दिवाली के समय जब उनके रुपयों की व्यवस्था नहीं हुई, तो उन्होंने धनतेरस के दिन सुधा जी के कड़े बेचकर अपने स्टाफ को सैलरी दी थी और साथ में उनसे 1 दिन लेट होने के लिए माफी भी मांगी थी। साल 1986 में उन्होंने इन्फोसिस को पुणे से बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया। वे रिटायरमेंट तक हर हफ्ते 90 घंटे यानी प्रतिदिन लगभग 13 घंटे काम किया करते थे। वे वर्क अल्कोहलिक थे। वह कंपनी की तरक्की के लिए खुद का त्याग करने के लिए भी हमेशा रेडी रहते थे। मूर्ति और उनकी टीम ने हार नहीं मानी और कुछ समय बाद उन्हें US की कंपनी से फंडिंग और बिजनेस मिल गया। लेकिन 1989 में यह जॉइंट वेंचर भी टूट गया और मूर्ति की इन्फोसिस एक बार फिर वहीं आकर खड़ी हो गई जहां से उसने मुश्किल शुरुआत
शुरुआत की थी। सफर में कहीं दगा खा गए थे, जहां से शुरू किया था फिर से वहीं आ गए थे। हर कोई उन्हें कंपनी को बंद करने की सलाह दे रहा था। एक पार्टनर ने तो अपने आप को कंपनी से अलग भी कर लिया था, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मूर्ति को मालूम था कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक ना एक दिन जरूर मिलती है। मान लो तो हार है, लेकिन ठान लो तो जीत है। साल था 1991 1991 का, यानी इंडिया के लिबरलाइजेशन का, जिसके बाद भारत ने सारी दुनिया के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए थे। अब हर कोई अपने पंखों को फैलाकर खुले आसमान में उड़ान भर सकता था। भारत तो बढ़ ही रहा था, अब इन्फोसिस भी ऊंचाई के शिखर पर काबिज होने को बेताब था। अपनी विवशता और लिमिट्स की सारी बेड़ियों को तोड़ सफलता की ऊंची ऊंची छलांगे लगाने लगा था। मूर्ति की शालीनता और प्रॉमिसिंग रवैये के कारण इन्फोसिस को अब नए नए और बड़े बड़े ऑर्डर के साथ विश्व के दूसरे देशों से भी ग्राहकों का भरोसा और विश्वास मिलने लग गया था। ओजस्वी अलौकिक पुंज का सूर्योदय हो रहा था और वे सूर्य की भांति पूरे विश्व पटल पर चमकने को बेताब थे, ललायत थे। 1993 यानी 1993 में उन्होंने इन्फोसिस को शेयर मार्केट में लिस्ट करवाया। तब उनका शेयर पूरी तरह सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया। मॉर्गन स्टैनली ने कंपनी के 13% शेयर खरीदकर कंपनी को बेल आउट करवाया। लिस्टिंग के दिन शेयर 60% प्रीमियम के साथ खुला। उस समय उनके पास 200 स्टाफ थे और रेवेन्यू केवल $5 मिलियन का ही था, जबकि आज इन्फोसिस में 3 लाख से भी ज्यादा स्टाफ हैं और कंपनी का रेवेन्यू भी 1999 में 100 मिलियन, 2004 में 1 बिलियन और 2017 में 10 बिलियन का हो गया था। आज 2024 यानी केवल 32 साल में इन्फोसिस की सेल लगभग 1,00,000 करोड़ है। इनका प्रतिवर्ष प्रॉफिट भी 26,000 करोड़ से भी ज्यादा है। 1993 में इन्फोसिस में जिसने भी 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे, आज उसकी कीमत 5 करोड़ से भी ज्यादा है। इन्फोसिस 1999 में अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज नेस्डेक में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई, जो आज यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। यह इंडिया की पहली कंपनी थी जिन्होंने अपने एम्प्लॉइज को ESOP ऑप्शन यानी शेयर होल्डिंग का ऑप्शन दिया। 2024 में मूर्ति 5.3 बिलियन की नेटवर्थ के साथ भारत के 62वें अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी हम्बलनेस, उनकी सादगी एक ऋषि की तरह है। आज जहां हर व्यक्ति ब्रांडेड कपड़े, महंगी घड़ी, आलीशान मकान से ही अपनी पहचान बनाने में लगा है, खाने को एप्पल नहीं है लेकिन दिखाने के लिए किश्तों में एप्पल का फोन खरीदने में लगा है, वहीं नारायण मूर्ति जी की वाइफ सुधा मूर्ति जी का कहना है उन्होंने लगभग पिछले 20 सालों में अपने लिए कोई साड़ी तक नहीं खरीदी। स्वर्ण जड़ित महलों को खरीद सकने वाला राजा आज भी केवल 3 बेडरूम के साधारण मकान में रहता है। उन्होंने अपनी सक्सेस को कभी भी अपने दिमाग पर और फेलियर को कभी अपने दिल पर हावी होने ही नहीं दिया। नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति दोनों को ही आज देश का मोस्ट इंस्पायरिंग और डाउन टू अर्थ हम्बल कपल माना जाता है। उन्होंने एथिकली, लॉजिकली और मोरली अपने जीवन को पूरे डिटर्मिनेशन और परसिवनेस के साथ जिया। सुधा मूर्ति जी को बेस्ट टीचर का भी अवार्ड मिला। वह एक अच्छी लेखक और समाज सेवी भी है। उनके 2 बच्चे अक्षिता और रोहन भी हैं। अक्षिता की शादी 2001 में ऋषि सुनक से हुई, जो वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम के PM हैं। एक बार मूर्ति बिजनेस क्लास में सफर कर रहे थे। उस समय इकोनॉमी क्लास में एक प्रेग्नेंट लेडी बैठी थी, जिसे बार बार वॉशरूम यूज करने के लिए दूर तक जाना पड़ा था। तब मूर्ति ने अपनी बिजनेस क्लास की चेयर उस लेडी को दे दी और खुद इकोनॉमी क्लास की सीट पर जाकर बैठ गए। वे 2002 से 2011 तक कंपनी के चेयरमैन रहे और फिर स्वतः ही पोस्ट से रिजाइन कर चेयरमैन एमरिटस बन गए। उन्होंने लगभग 340 एकड़ में द इन्फोसिस ग्लोबल एजुकेशन सेंटर की भी स्थापना की, जो संभवतया दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी है। उन्हें साल 2000 में पद्मश्री और साल 2008 में पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया था और 2007 में उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से भी नवाजा गया था। यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और मेरे टाटा, अंबानी, अदानी, महाराणा प्रताप, अब्दुल कलाम के वीडियोस को भी देखकर बतलाएं कि आपको सबसे अच्छा व्यक्तित्व किसका लगा और क्यों लगा। इसके अलावा भी सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब और कौन है, ताकि मेजॉरिटी के हिसाब से मैं शीघ्र ही उन पर भी वीडियो बना सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।